बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और मुल्कों की रीअलाइनमेंट हो रही है और मुल्क जो है वो एक ताकत से अब मुख्तलिफ ताकतों के अंदर पूरी दुनिया का ऑर्डर इस वक्त तब्दील हो रहा है। अलायंसेस बदल रही हैं, इत्तेहाद बदल रहे हैं और नई नई दोस्तियां हो रही हैं और पुरानी दोस्तियां टूट रही हैं। लेकिन इस सब के अंदर सबसे अहम तरीन किरदार और पूरी दुनिया की नज़रें जिन ममालिक पर हैं वो एशिया के अंदर हैं और एशिया की ताकत और एशिया के अरूज की इसे सदी कहते हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन कराम बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो कर दिया है सऊदी अरब ने जो इससे पहले सिर्फ शाह फैसल ने किया था। और वो धमकी इस वक्त आलमी ताकतों को दे दी गई है और तेल को बतौर हथियार बाकायदा तौर पर सऊदी अरब ने दहाइयों बाद इस्तेमाल कर दिया है। और ये सब कुछ कब हो रहा है? ये इस्लामाबाद के अंदर आलमे इस्लाम के सबसे बड़े समिट से चंद ही घंटे पहले ये बड़ा धमाका मोहम्मद बिन सलमान ने किया है। इसका मतलब क्या है? इस वक्त अलायंसेस क्या बन रही हैं और इस फैसले का अमेरिका यूरोप पर क्या असर होगा, इस फैसले का चीन रूस पर क्या असर होगा, पाकिस्तान पर, और यहां तक कि भारत किस तरह से इस फैसले के बाद मुकम्मल तौर पर ट्रैप हो चुका है। इस हवाले से मैंने बड़ी अहम तरीन जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है और एक पूरे तारीखी पस मंज़र को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करके अभी की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से चीज़ें आपके सामने रखूंगा ताकि पूरा मामला नाज़रीन कराम आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए और वाज़े हो जाए। क्योंकि सऊदी अरब जो रीसेंट इक़दामात कर रहा है, जो चाइना और रशिया की तरफ झुकाव है और अमेरिका से जो दूरी है, उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं क्यों मामलात इस नहज पर आए हैं। और इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान हैज़ द बिगेस्ट चांस एवर। आज तक तारीख ने किसी भी सऊदी हुक्मरान को इस तरह का मौका नहीं दिया, प्लेट में रखकर उन्हें कुदरत ने मौका दिया है कि वो अपनी गुज़श्ता सारी गलतियां, सारी कोताहियों को बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो करके इस वक्त कुछ ऐसा कर जाएं कि पूरी दुनिया देखे कि हो क्या रहा है। और जाहिर बात है इस सब के अंदर उनके लिए बहुत से चैलेंजेस भी होंगे और ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। क्या करना होगा उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि अरब इसराइल जंग जब चल रही थी उस वक्त मगरिब को घुटनों पर लाए थे शाह फैसल, क्योंकि उन्होंने उस वक्त तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया था। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब अमेरिका तेल के मामले पर ब्लैकमेल नहीं हो सकता क्योंकि अमेरिका ने उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया था जब शाह फैसल ने तेल बंद करने की धमकी दी और पूरी दुनिया रुक गई। इनकी ऐसी दौड़ें लगीं, पूरा आलमे इस्लाम यूनाइटेड था और उनके सामने वेस्ट जो है वो अपने घुटनों पर था। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने उस एक्सपीरियंस से सीखा। अमेरिका ने जी उसके बाद अपनी तेल की सप्लाई बढ़ाई, अपनी जो रिजर्व्स हैं उन्हें इंक्रीज किया कि अमेरिका को कभी इस तरह के मामले के अंदर कोई ब्लैकमेल ना कर सके, अमेरिका को कोई धमकी ना दे सके और अमेरिका को किसी और के मरहूने मिन्नत ना होना पड़े। लेकिन जाहिर बात है अमेरिका के पिछले आप देख लें तारीख के अंदर जितने मुल्कों पर हमला किया, एक लफ्ज़ ऑयल, इसके पीछे वो ऐसे पागल हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते किसके लिए वो किस किस हद तक गए हैं, क्या क्या कुछ उन्होंने किया है और कितनी एक बड़ी थिंक टैंक और इनकी स्ट्रैटेजीज हैं पूरी दुनिया के सामने एक माहौल बनाने के लिए कि पता नहीं क्या हो रहा है। अब इस सब में अमेरिका घुटनों पर कैसे आ सकता है? ये जो रीसेंट डिसीजन है इसके बाद इस चीज़ को आप समझें। अमेरिका का नाज़रीन कराम सबसे बड़ा एलाय कौन है? यूरोप। अमेरिका का सबसे बड़े एलाइज, जितने एलाइज हैं अमेरिका के इस पूरे रीजन के अंदर, उसके जो दोस्त हैं, जो उसके साथ डील करते हैं, जो उससे ट्रेड करते हैं, वो सारे रशियन तेल और गैस के ऊपर इतना इन्हिसार है कि रशिया के पास बटन है और रशिया ने अगर बंद कर दिया इनकी सैंक्शन वैसे ही तबाह हो जाएंगी। आप देख लें कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, अमेरिका ने यूरोप को परसुएड किया कि आप उससे तेल ना खरीदें। तेल क्यों ना खरीदें जी? उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका ने खुद पाबंदी लगा दी रशिया के तेल और गैस पे, लेकिन यूरोप अभी तक नहीं लगा रहा। लेकिन अब रशिया इस सब के अंदर खुलकर सामने आ रहा है, रशिया इन्हें टफ टाइम दे रहा है और उसकी वजह से अब होना क्या है नाज़रीन इकराम? होना यह है कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब के ऊपर ये देखेंगे ओपेक प्लस जो तंजीम है, जो तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम है, उसमें रशिया और सऊदी अरब ही टॉप के मुल्क हैं और यही स्टेक होल्डर्स हैं, यूएई भी है। खैर, अब इसमें मामला क्या है? अमेरिका बहादुर ये देख रहा है कि अगर यूरोप की इकॉनमी कोलैप्स हुई, वो उनसे अमेरिका से असला कौन खरीदेगा? जो
जंग का कारोबार है वो कैसे फ्लॉप हो जाएगा, और ये एक ऐसी सीरीज चलेगी इन वन वे और अनदर। डायरेक्टली घुटनों पर नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली, यूरोप तो डायरेक्टली घुटनों पर है, अमेरिका बहादुर को इनडायरेक्टली अपने घुटनों पर आना पड़ेगा। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में सऊदी अरब के साथ रीसेंट इकदामात बाइडन ने आते साथ क्या किए, जमाल खशोगी की रिपोर्ट पब्लिक कर दी, मोहम्मद बिन सलमान को कसूरवार ठहरा दिया, कहा हम शाह के साथ तो बात कर लेंगे, मोहम्मद बिन सलमान से कभी बात नहीं करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और इसके बाद यमन के हौसी बागियों को दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकाला, यानी कि उन्हें कहा कि ये फाइटर ज़रूर हैं, ये हमारे नज़दीक दहशतगर्द नहीं है। सऊदी अरब ने इस चीज़ को भी हजम किया। उसके बाद इन्हें बगैर किसी नोटिस के जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब को बचाने के लिए लगाया हुआ था हौसियों के मिसाइलों से, उसको उतार लिया। उसके बाद सऊदी अरब के ऊपर जिस तरह से हमले हुए, जिस तरह से तमाम तर चीज़ें हुई, और सऊदी अरब को यहाँ पर उनके लिए आप कह सकते हैं कि मरने के लिए छोड़ दिया कि जो हमले होते हैं वो, उसके बाद देखा गया कि यूएई और सऊदी अरब के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड हिस्ट्री में ऐसे हमले नहीं हुए जो पिछले दिनों में हुए हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में सऊदी अरब ने अपना हुक्म का इक्का फेंका है, और जो उनके पास ट्रम्प कार्ड है वो सऊदी अरब ने इस वक्त बाकायदा तौर पर नाज़रीन किराम थ्रो कर दिया है, और इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। अब सऊदी अरब ने कहा क्या है, सऊदी अरब सेज इट हैज़ नो लॉन्गर the responsibility for any shortage in oil supplies to global markets in light of the attacks on its oil facilities। सऊदी अरब ने कह दिया है कि अब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो सप्लाई डिमांड को मैनेज रखे, वो कोई शॉर्टेज ना पैदा होने दे, क्योंकि उसकी तो ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमले हो रहे हैं। ऑयल फैसिलिटीज़ को डिफेंड जो कर रहे थे उन्होंने तो अपनी उतार दी चीज़ें। अब तो आप लोग इसके अंदर हमें बात भी नहीं सुना सकते, और आपने हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ा, अब हम देखो आपके साथ क्या करते हैं। और यही वजह है कि जो बाइडन की कॉल आप देखें, ये अमेरिका का सदर है, इसकी कॉल सऊदी अरब और यूएई ने उठाई नहीं। और किसकी कॉल उठाई? इन्होंने कॉल उठाई व्लादिमीर पुतिन की। यूक्रेन जंग में एफएटीएफ ने यूएई को ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया धमकी देने के लिए। फिर बोरिस जॉनसन, बरतानवी वजीर आजम, अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी, उसे भेजा, यूएई गया, वो सऊदी अरब आया, मोहम्मद बिन जैद से मिला, मोहम्मद बिन सलमान से मिला, अपनी तरफ से प्रेस रिलीज जारी करते रहे कि हमने बड़ा इन्हें कहा है कि ये तेल की सप्लाई बढ़ाएं, कीमतें नीचे आएं, सब कुछ हो जाए, शॉर्टेज ना हो, हर चीज़ मामला इस तरह से लेकर चले, क्योंकि रशिया के साथ इख्तलाफ है। यहाँ से इन्हें लग रहा था कि हम अरबों को कहेंगे ये तेल बढ़ा देंगे पैदावार, और उसकी वजह से कीमत वापस उधर आ जाएगी। सप्लाई डिमांड का सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा रूल है। उन्होंने टक्का सा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम तो, उन्होंने प्रेस रिलीज में जिक्र ही नहीं किया। और बोरिस जॉनसन सिर्फ ये कहता रह गया, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो ऐसा करेंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो ऐसा करेंगे। बट एक्सपेक्टेशंस कहते हैं ना कि तवक्कुआत कभी कभी बड़ी तकलीफ देती हैं। अब मामला नाज़रीन किराम वैसा ही हो रहा है। अब एक ऐसे वक्त पर जब ओआईसी का समिट हो रहा है, जो सऊदी अरब और यूएई हैं, जो कि आलम इस्लाम में सबसे इंपॉर्टेंट ममालिक हैं, और पूरा ओआईसी सेक्रेटेरिएट, वो सारा सऊदी अरब, एवरीथिंग यू नो अबाउट दैट। अब वो जो चीज़ें हैं उनका रास्ता जाना है मॉस्को की तरफ, बीजिंग से होके। जो उन्होंने फैसला किया युआन में खरीदने का, ये तबाही है, ये अमेरिका के डॉलर की तबाही है, और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते ये कितना बड़ा फैसला है। और चाइना के साथ अभी रिसेंटली इन्होंने एक ऑयल रिफाइनरी लगाने की डील भी की हुई है, तो उस डील के साथ जो अरामको है सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटी, वो डील भी इन्होंने फाइनलाइज कर ली। तो अब चाइना, बीजिंग का रास्ता कहाँ से जाना है? बीजिंग का रास्ता जो है वो इस्लामाबाद से होकर गुजरना है। और जाहिर बात है जब चाइना के साथ अलायंस बढ़ेगा तो चाइना का इस पूरे खित्ते के अंदर सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, जो वेस्ट का अलायकार है, वो है भारत। तो जाहिर बात है सऊदी अरब को वहाँ से भी डिस्टेंस होना पड़ेगा, और पूरे के पूरे अरब ममालिक जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं। अब जो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन किराम के जो अलायंस नजर आ रहा है, इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान की कुछ पॉलिसीज को मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज की वजह से हम बड़ी खुली डुली बात कर लेते हैं। सऊदी अरब बैक फुट पर आया, सऊदी अरब पीछे गया, उम्मत मुस्लिमा के लीडर का जो रोल था वो सऊदी अरब से ले लिया गया, और एक डी फैक्टो तौर पे बात आई कि या तो एर्दोआन बात करते हैं उम्मत मुस्लिमा की, या इमरान खान करते हैं, वरना सऊदी अरब की तरफ सबकी निगाहें उठती थीं। और अब क्या हुआ है, सऊदी अरब अब उम्मत का लीडर नहीं रहा, लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान के पास चांस है। उन्हें पाकिस्तान, तुर्की के साथ ताल्लुकात को मिसाली रखना होगा अगर वो ये सारे एडवेंचर्स करना चाहते हैं। इसलिए ओआईसी का समिट इंपॉर्टेंट है। उन्हें जी अरब्स के साथ, बाकी अरब्स के साथ भी ताल्लुकात ठीक रखने पड़ेंगे, और उन्हें ईरान के साथ भी, क्योंकि अगर ईरान के साथ ये मामलात को ठीक कराते हैं, जो पाकिस्तान और इराक कोशिशें कर रहे हैं इनके दरमियान ताल्लुकात ठीक कराने की, डायरेक्ट टॉक्स शुरू हो चुकी हैं, एम्बेसी के कुछ स्टाफ इधर उधर आना शुरू हो चुका है, एम्बेसीज खुलने तक बात पहुंच चुकी है, जो कि बड़ी हौसला अफजा है। फिर वो हौसलियों वाला थ्रेट रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा तो फिर जाहिर बात है, और इसमें एक और फैक्टर भी आपने रखना है, ईरान से ताल्लुकात की मैं ठीक होने की बात क्यों कर रहा हूँ, ये नहीं कि कोई बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, लेकिन सर्द महरी कम, क्योंकि ईरान इज़ ऑलरेडी इन चाइना एंड रशिया ब्लॉक।
وہ اینٹی یو ایس اور مغرب کے مخالف بلاک میں ہے، تو یہ ایک کامن فیکٹر ہے جو انہیں یونائٹ کر سکتا ہے، یہ ایک کامن گول ہے اور ایک کامن ایم ہے جو انہیں یونائٹ کر سکتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ ایک ایسا موقع آ چکا ہے محمد بن سلمان کی جھولی میں جو انہیں ایک اور اس امت کے اندر شاہ فیصل کا رول دے سکتا ہے۔ اب اس میں پاک سعودی تعلقات کو بھی انہیں بڑے ناپ تول کے آگے لے کر چلنا ہوگا، کیونکہ پچھلے حکمرانوں نے شاہ فیصل دور وہ بھائیوں کی طرح تعلقات تھے، پھر بیچ میں پچھلے 10-15 سال کے اندر انہوں نے آقا اور غلام، ماسٹر اور سلیو والے تعلقات رکھے۔ عمران خان نے جب کہا کہ بھائیوں والے تعلقات ہوں گے، آقا اور غلام والے نہیں، پھر کچھ ناراضگیاں بھی بنی، لیکن اب پھر انہیں کچھ سمجھ آ گئی ہوئی ہے اور اب معاملات جو ہیں وہ درستگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب انڈیا کے لیے ایک بری خبر کیوں ہے ناظرین کرام؟ یہ انڈیا کے لیے بری خبر اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سینیریو کو آپ سمجھیں، امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ رشیا سے تیل نہ خریدے۔ اب وہ رشیا سے تیل نہیں خریدتا تو وہ کس سے خریدے گا؟ اسے سعودیہ سے خریدنا ہے جو کہ آلریڈی اس بلاک میں ہے، تو وہ تو اس طرح سے نہیں ہونے دے گا، ایک نئی الائنس ہے، وہ اپنی الائنس کو خراب نہیں کریں گے۔ تو یہ انڈیا کے لیے اس وقت بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے۔ اب اس کے ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کے امپیکٹس کیا ہیں، اسے ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ چیز بتا دوں ناظرین کرام۔ اس وقت جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رشیا کی RIA ایک ایجنسی ہے جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے، اس نے رشین میں ہے، میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس نے ہیڈ لائن لگائی ہے عرب آئل مین آر ریڈی ٹو ڈسٹرائے دا USA، کہ عرب کے تیل والے آئل مین جو ہیں اور یعنی کہ حکمران ہیں وہ اس وقت امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اٹ کلیمز insufficient US support for Ukraine، یعنی کہ امریکہ نے یوکرین کو کھل کے سپورٹ نہیں کیا، اسے بہت سے ملکوں نے دیکھا۔ which followed the Afghanistan and Yemen failures titled Saudi Arabia and tilted them towards the رشیا اینڈ چائنا الائنس، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسے ان دونوں ممالک کو امریکہ کے اگینسٹ ٹلٹ کیا اور ان کا جھکاؤ اب یہاں کو آ گیا ہے۔ اٹ آلسو ہنٹس ایٹ اے رشیا چائنا سعودی UAE اینٹی ویسٹ ایکسز، یعنی کہ یہ جو ہیجمنی بنائی ہوئی ہے اور ہیجمونک ایکسز ہے اس کے خلاف چائنا رشیا سعودی UAE ایکسز، اور ظاہری بات ہے اس ایکسز کے اندر پورا آپ کا ایشیا، چائنا کا سب سے ٹائم ٹیسٹڈ ایلائی اس پورے ریجن کے اندر پاکستان ہے، سعودیہ کے ساتھ ہمارے جو ہسٹورک ٹرمز ہیں، تو یہ اس پورے ایک گریٹر پرسپیکٹو میں اگر آپ اس سچویشن کو سمجھیں اور OIC سمٹ کو سمجھیں جو کہ امت کے اتحاد کا ایک بہت بڑا موقع ہے، تو یہ صورتحال آپ کے سامنے بڑی واضح ہو جائے گی کہ سعودی عرب کی یہ جو دھمکی ہے کہ اب جاؤ ہمیں نہیں فرق پڑتا، آئل کی سپلائی ختم ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی سے کریں گے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے ہم پہ، ہمارا ملک ہے، ہم جو مرضی کریں، یہ وہ دھمکی ہے جو انہیں گھٹنوں پر لائے گی۔ اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پورا ٹیبلز جو ہیں وہ ٹرن ہو چکے ہیں اور سینکشنز اور یہ تمام تر چیزیں الٹی گلے پڑ رہی ہیں ان کے جنہوں نے یہ لگائی ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اسی طرح میرا اور آپ کا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے اور آپ تک تمام تر جو اپڈیٹس ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ، ایک پراپر ریسرچ کے ساتھ اور ایگزیکٹ ڈیٹیلز آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس ملک پاکستان کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہمیں۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔